नमस्कार दोस्तों, आर्य कैंपस में आपका स्वागत है। और मैं रोबिन त्यागी आज अपना अगला टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, सिंधु सभ्यता। तो आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा देखिए कि कैसे क्या था। कि देखो, सिंधु सभ्यता की अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा भारत था, यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। सिंधु नदी गुजरती है भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, तो सिंधु नदी गुजरती है और इसकी सहायक नदी है एक रावी नदी है। अगर मैं बात करूं तो 1826 में चार्ल्स मेसान ने एक टीला खोजा। लेकिन क्या हुआ कि उस टीले के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हुई, उसके बारे में हम ज़्यादा जान नहीं पाए। लेकिन बाद में 1856 में क्या हुआ कि एक रेलवे लाइन खुदी थी जो अंग्रेज़ों ने खुदवाई थी। कहाँ से? लाहौर से कराची की तरफ। और उस समय पर जिस टाइम ये रेलवे लाइन खुद रही थी, तो उस समय पर क्या हुआ कि एक नगरीय सभ्यता, मतलब एक नगरीय सभ्यता के रूप में हमें कुछ आकृतियाँ मिली, जिसका हमने बाद में अध्ययन किया। और 1921 में दयाराम साहनी जी ने यहाँ उत्खनन कार्य किया और क्या हुआ, एक नई सभ्यता का विस्तार हुआ, जिसे हमने बाद में नाम दिया सिंधु सभ्यता। अगर मैं नामकरण की बात करूं तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्या सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता कैसे पड़ा। क्योंकि यहाँ इन्होंने देखा कि ये जितना उत्खनन का कार्य था, ये सारा सिंधु नदी के किनारे हुआ था, तो इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या दिया, सिंधु सभ्यता। और यहाँ रावी नदी के किनारे मिली थी हड़प्पा सभ्यता। और एक नाम और था मोहनजोदड़ो। एक सभ्यता और थी इधर ही, उसका नाम था क्या, सुतकांगेडोर। ठीक है, और ये सारा का सारा एरिया पाकिस्तान का एरिया था। देखो, ये आपको नाम थोड़े अजीब से भी लगे होंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सुतकांडोर। तो इस टाइप के नाम अगर देखते हो प्राय क्या होता है कि पाकिस्तान में नाम भी अजीब से ही होते हैं। तो इनका नाम उनके गांव के नाम से थे, ये सभी के सभी नाम। तो इन्होंने इनके नाम पर ही इन सभ्यताओं का नाम रख दिया। लेकिन मैं बाद में बात करता हूँ कि इसे हम जितनी भी सिंधु नदी के चारों तरफ ये सभ्यता पाई गई थी, इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। और अगर खोज की बात करूँ तो सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज हुई थी। और इसीलिए क्या हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। तो पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये पेपर में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता का जो विस्तार या मतलब प्रवेश द्वार क्या था, वो हड़प्पा नगर था। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो थोड़ा सा अब इसके बारे में आगे देखते हैं। देखो, इसकी हम जो विशेषताएं है सिंधु सभ्यता की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या था, जिस समय पर ये सभ्यता खोजी गई थी, वहाँ पर क्या था, विशाल इमारतें थी। और जो घर भी थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। जो नालियों की भी समुचित व्यवस्था थी। इसीलिए क्या हुआ कि इसे बोला गया कैसी, इसे शहरी सभ्यता कहा गया। एक जो हम वैदिक काल बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता थी अपनी ग्रामीण सभ्यता, और ये थी अपनी शहरी सभ्यता। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर मैं इसके समाज की बात करूं तो मातृस्थात्मक समाज था। कैसा था? मातृस्थात्मक समाज था। मतलब यहाँ पे क्या था, देखो चीज़ें इन्हें कैसे मिली, जैसे इन्हें अवशेष मिल रहे थे, उससे ये चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ क्या हुआ था कि जो देवियों की मूर्तियाँ भी ज़्यादा मिली थी। ठीक है,
देवियों की मूर्तियां ज़्यादा मिली थी, इसलिए इसे क्या बोला गया, मातृस्थात्मक सभ्यता। ठीक है, कि देवियों की मूर्तियां मिली थी और क्या था यहाँ पे कि मातृदेवी की पूजा भी की जाती थी, मातृदेवी की पूजा की जाती थी। हमारा समाज अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने बाद की बात करूंगा तो क्या था कि मातृस्थात्मक होता है, एक पितृस्थात्मक होता है। देखो, अगर माता के नाम से हमें जाना जाए, जिस समाज में हमें माता के नाम से जाना जाता है उसे हम क्या करते हैं कि मातृस्थात्मक बोलते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ वैदिक काल की, वैदिक काल में देखो, अगर थोड़ा सा रिलेट करेंगे इसे अपने भगवान राम जी से कर सकते हैं इसे, तो वहाँ पे क्या बोलते थे कि दशरथ पुत्र राम बोलते थे। ठीक है, तो ऐसा था कि हम पिता के नाम से बच्चे को जानते थे, तो इसलिए वहाँ का उस टाइम का समाज किस टाइप का था, पितृस्थात्मक था। ठीक है, और सिंधु सभ्यता की मैं बात करूं तो मातृस्थात्मक था। और उसके बाद अगले पॉइंट पे हम जाते हैं। यहां पर क्या हुआ था कि कांस्य की मूर्तियां पाई गई थी, कांस्य की मूर्तियां पाई गई थी, मूर्तियां पाई गई थी। तो ये किस युग से संबंधित है, ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर रहेगा कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो सभ्यता की बात करूं तो कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं क्या, कि अगर इनकी प्रमुख फसल के बारे में बात करूं तो इनकी प्रमुख फसल रही थी गेहूं व जौ। ठीक है, गेहूं व जौ इनकी प्रमुख फसल थी। और आगे देखते हैं, अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड था। देखो, आप देखते होंगे कि ये उल्टा कैसे चल रहा है, ईसा पूर्व ईस्वी पूर्व। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। थोड़ा सा देखो कि अगर हमने ईसा मसीह के जन्म को एक ईस्वी माना था, तो इससे जो पहले का टाइम होता है वो तो ईसा पूर्व होता है, इसके बाद ईस्वी पूर्व होता है। और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि जो इस साइड का जो होगा, मतलब ईसा पूर्व में अगर बात करेंगे, ईसा पूर्व में बात करेंगे तो यहाँ टाइम क्या चलता है, उल्टा चलता है। ठीक है, और यहाँ जैसे कि अब हम मान लो मैं अपने जन्म की बात करता हूँ तो 1904 से अब 2020 चल रहा है, तो ये आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या था कि 2350 से 1750 ये चल रहा था वापस। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि ईसा पूर्व और ईस्वी पूर्व में क्या डिफरेंस है। तो अगले पॉइंट में आते हैं हम क्या, कि जो यहाँ की लिपि की अगर मैं बात करूं, किसकी लिपि की अगर मैं बात करूं तो वो भावात्मक थी। भावात्मक लिपि मतलब क्या था, आज के टाइम में अगर मैं इसका एग्जांपल दूं कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप व्हाट्सएप यूज करते हो और व्हाट्सएप में क्या है कि आप इमोजी सेंड करते हो, किसी दूसरे बंदे के पास इमोजी सेंड करते हो और वो आपके भाव को समझ लेता है, मतलब वो रोने वाला इमोजी, हंसने वाला, तो इस टाइप का। तो इसलिए क्या था कि भावात्मक लिपि थी। और युग की बात करूं तो कैसा था, प्राग्ञ ऐतिहासिक युग था, प्राग्ञ ऐतिहासिक युग। ये मैंने आपकी जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि युग में अगर युग की बात आए तो कैसे करना है। 3 टाइप के युग थे, प्राग्ञैतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो इसका एग्जाम्पल था सिंधु सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि जो लिपि पाई गई थी वो चित्रात्मक थी या भावात्मक थी। ठीक है, तो चित्रात्मक या भावात्मक में क्या था कि वहाँ पे चित्र बने हुए थे, उन्हें हम समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, उसके बाद मार्कर चेंज करता हूँ। उसके बाद देखो, थोड़ा सा युग की बात हो गई है, हमारी लिपि की बात हो गई है। और इसके बाद अगर मैं पद्धति की बात करूं तो ग्रिड पद्धति थी। ग्रिड पद्धति क्या मतलब, ग्रिड पद्धति मतलब क्या था कि जो घरों के दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खुलते थे, मतलब वो सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। और जो लिपि थी यहाँ से वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्या थी वो, दाएं से बाएं। ठीक है, जो लिपि थी उस, मान लो कि हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर अगली लाइन इनकी ये स्टार्ट होती थी, फिर ऐसे और फिर ऐसे। और वो सभी की सभी चित्रात्मक भाषा थी इनकी या भावात्मक थी।
और तथा इसमें क्या था, चित्र बने हुए थे। प्लस में क्या था, अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इसमें यू आकार, यू शेप के चित्र और मछली के चित्र ज़्यादा थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेता है। तो अभी हमने जाना कि क्या, कि सिंधु सभ्यता के बारे में, कि सिंधु सभ्यता किस नदी के किनारे है, या सिंधु सभ्यता का उद्गम कैसे हुआ था, या सिंधु सभ्यता का हमने नामकरण कैसे किया था। यहाँ के हमने इसके बारे में, इसके समाज के बारे में हमने जाना कि कैसा था, मातृस्थात्मक था। उसके बाद हमने जाना कि ये कैसी सभ्यता थी, कांस्ययुगीन थी। तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो जितने भी इसके नगर थे हम उनके बारे में सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप देखते हैं, इसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसे मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। अगर आप ये कहानी जिस टाइप की मैं अभी आपको सुनाऊंगा बनाकर, अगर वो भी याद रही तो मोहनजोदड़ो से जितने भी क्वेश्चन अपने आते हैं वो आपके सारे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, मोहनजोदड़ो को हम बोलते हैं मृतकों का टीला। इसका उपनाम है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में रिपीटेड है। देखो, मृतकों का टीला, इससे हम क्या देखते हैं कि अगर मान ले, अज्यूम करते हैं हम क्या, कि मान ले मृतकों का टीला है, क्या मतलब इससे किससे, मृत्यु से संबंधित है। अगर मान लो एक मृत्यु हो गई है और वो मृत्यु किससे हुई, मान के चलते हैं मलेरिया से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका कंप्लीट हो गया कि मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। मृतकों का टीला, मलेरिया हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, उस व्यक्ति को ले जाने के लिए हमने व्यवस्था की और 2 व्यक्ति आगे और 2 पीछे लग गए। ठीक है, अब ये सोच रहे हो कि 2 2 4 हो गए, नहीं। ये अगर आप 22 देखो तो 1922 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ से इस पॉइंट को भी आप याद में अच्छे से रख सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या हुआ कि इसे ले जाने के लिए हो गए तैयार, ये 1992 आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या, कि इसे ढकने के लिए क्या लेके आई, ये सूती वस्त्र लेके आए, सूती वस्त्र लेके आए। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका और क्लियर होता है कि सूती वस्त्र के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या, कि हम इसे ले आए। ठीक, ले आने के बाद मैं बात करता हूँ क्या, कि इसका हमने अंतिम संस्कार कर दिया और उसके बाद क्या बची, उसकी राख बची है। तो वहाँ से एक पॉइंट बनता अपना, राख से बना राखलदास बनर्जी। देखो, राख से यहाँ राखलदास बनर्जी बन गया। तो अगर मैं बात करूं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो 1922 में किसने की थी, राखलदास बनर्जी जी ने इसकी खोज की थी। और तुम्हें पता है जब क्या हुआ कि जब इसका दाह संस्कार हो गया तो लोगों ने क्या किया कि वो नहाने के लिए गए, क्योंकि इसके बाद हम नहाते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि यहाँ पे किस चीज़ का प्रबंध था, विशाल स्नानागार। ठीक है, स्नानागार। तो विशाल स्नानागार, देखो मोहनजोदड़ो की जो सबसे विशिष्ट इमारतें, जो मेन इमारतें जो प्राप्त हुई है वो क्या था, इसका विशाल स्नानागार। देखो, स्नानागार का हमें कैसे पता लगा कि जो स्नानागार जो इस टाइप का बनाया हुआ था उसमें यहाँ पे कुछ पैड़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, और एक तरफ इस साइड की तरफ पानी निकासी के लिए स्थान था एक, तो इसीलिए इससे पता लगा कि ये उन्होंने अंजुम किया कि ये स्नानागार हो सकता है। ठीक है, तो आपके 3 से 4 पॉइंट्स आपके कवर हो चुकी है। ठीक है, अगर स्नान कर लिया तो कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, कि उन्हें पता लगा कि भाई जिंदगी की सच्चाई है मृत्यु। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि योगी रूप धारण कर लिया। क्या किया, योगी रूप धारण किया। तो एक योगी की मूर्ति, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार पूछ चुका है कि योगी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो योगी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो से। थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे कि जो इसके नीचे ना कुछ पशुओं के चिन्ह थे, मतलब कुछ पशुओं के चित्र बने हुए थे। तो उसमें से अगर मैं बात करूं तो एक तो बाघ था, एक हाथी था, एक भैंसा था और एक था इसमें गैंडा।
तो ये 4 जो पशु थे इनकी आकृति थी। देखो पेपर में ना एक बार यूपीएससी के पेपर में क्या पूछ लिया उसने, अगर मैं मोहनजोदड़ो की बात करूँगा तो यहाँ से क्या रहेगा कि एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मूर्ति मिली थी, मूर्ति पे जो सबसे ज़्यादा चिन्ह था वो एक श्रृंगी पशु का था, ठीक है, एक श्रृंगी पशु का था। और एक यहाँ पे इसकी जो मुद्राएं थी या सिक्के थे उसमें से हमें एक कुबड़ वाले बैल का भी चित्र मिला था, कुबड़ वाला बैल। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुबड़ वाला बैल के तो चित्र मिले, लेकिन यहाँ ना गाय के अवशेष नहीं पाए गए थे, गाय के अवशेष नहीं पाए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि गाय के अवशेष नहीं मिलेंगे। गाय के अवशेष आपको अब जिस टाइम मैं वैदिक सभ्यता पढ़ाऊंगा तो उसमें मिलेगा गाय के अवशेष, लेकिन या कुबड़ वाला बैल तो मिल रहा है लेकिन गाय के अवशेष नहीं मिले थे। तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, बाघ, हाथी, भैंसा और गैंडा था। और इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इन्हें घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले थे। किसके? घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन क्या था कि इन्हें घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, घोड़े के साक्ष्य इन्हें प्राप्त हुए थे, लेकिन घोड़े से ये अपरिचित थे। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें जब घोड़े को वो देखता है तो बोलता है कि ये कौन सा पशु है, ठीक है। तो घोड़े के उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरी सभ्यता में घोड़े तो उन्होंने देखे हो लेकिन वो उनका पशु मतलब उन्हें पालते नहीं थे, ठीक है। तो घोड़े के साक्ष्य तो मिले थे लेकिन घोड़े से ये बहुत कम परिचित थे। पेपर में क्वेश्चन आ गया, यूपीएससी के पेपर में उन्होंने पूछ लिया कि उसने 4 से 5 ऑप्शन दिए थे। उस ऑप्शन में क्या था कि उसने पूछा कि जो योगी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी उसमें किस पशुओं के बारे में वर्णन नहीं है। तो उसका आंसर था उसका कुबड़ वाला बैल, क्योंकि हमें इसकी जो मूर्ति के साथ नहीं मिला था कुबड़ का बैल, लेकिन इसके बारे में हम जानते थे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा क्या? कुबड़ वाला बैल, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया तो, ठीक है। तो हमने अभी मोहनजोदड़ो को कंप्लीट किया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करें, देखें ध्यान से, वीडियो को 2 से 3 बार देखें। और मैं आपके लिए अगर वीडियो बना रहा हूँ या आपके लिए कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा मेरा सहयोग करना पड़ेगा, और इसीलिए आप वीडियो को अच्छी तरह देखें और आर के कैंपस के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद आपका।